हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। मैं हूँ अर्श शर्मा। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं बार के इंटरव्यू के बारे में कि बार का जो इंटरव्यू है मैकेनिकल ST1 का स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें जो मैकेनिकल का इंटरव्यू है उसकी जो कि अभी डेट तो आई नहीं है, बट उसके लिए जो टेंटेटिव डेट है वो 15 मार्च के बाद जो है कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो मीन्स अप्रॉक्स आपके पास अभी 1 मंथ है। आपके पास अभी जो है 1 मंथ का टाइम है। तो इस 1 मंथ में किस तरीके से तैयारी की जाए इंटरव्यू की, हाउ टू प्रिपेयर, किस तरीके से तैयारी की जाए उसको, उसके लिए थोड़ा सा मैं एक अपना तरीका बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव तरीका भी हो सकता है और आपको जो सूटेबल लगे आप वो तरीका भी मेरे साथ कमेंट में जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आपको पता है कि इंटरव्यू जो है पूरा का पूरा टेक्निकल बेस्ड है। ठीक है, पूरा का पूरा टेक्निकल बेस्ड है, जिसमें देखिए टेक्निकल बेस्ड में दो चीज़ें, आपका कोई ये तो है नहीं कि पर्सनल इंटरव्यू हो कि आपका बैठने का तरीका है, चाल ढाल का तरीका, बोलने का तरीका मैटर करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स पर्सनल इंटरव्यू तो ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पूरा का पूरा टेक्निकल इंटरव्यू है। मीन्स आपकी नॉलेज को जो है जज किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नॉलेज बेस्ड है कि जितना आपको नॉलेज होगी उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो नॉलेज के लिए अब आपको दो चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है। पहला कि आपका जो बेसिक है वो तो आपका अच्छा होना चाहिए। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि बेसिक किस टाइप का मीन्स, ठीक है, तो मैं वापस आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा बेसिक। दूसरा आपका, देखिए कम्युनिकेशन जो होता है ना वो हर तरीके में होता है, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। दोनों ही इफेक्टिव तरीके हैं, बट मेरे हिसाब से हिंदी इज़ मोर इफेक्टिव देन इंग्लिश। ठीक है, तो आप हिंदी में दें वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि समझाना हिंदी में आसान रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी दूसरा होता है समझाना, कम्युनिकेशन नहीं कह सकते आप, वहाँ होता है समझाना कि आप समझा किस तरीके से रहे हैं। ठीक है, समझा किस तरीके से रहे हैं। लाइक मैं एग्जांपल अब आपको देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल समझिए इस तरीके से कि मान लो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा व्हाट इज सेकंड लॉ, मीन्स सेकंड लॉ आपका क्या है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसमें, सोचिए, पहले 2 मिनट का वीडियो को पॉज करके आप सोचिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए देखो, पहले बेसिक नॉलेज की बात करें कि इसके लिए बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए। कि बेसिक नॉलेज के अंदर ये आता है कि आपको पता हो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो है क्या। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको पता हो फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, जीरोथ लॉ क्या है। ठीक है, ये कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट के एफिशिएंसी कितनी रहती है। ठीक है, तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। आइडियल गैस और रियल गैस में फ़र्क क्या है, तो ये आपको बेसिक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंट्रोपी क्या है, ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन क्या है, एंट्रोपी जनरेशन से कैसे इरिवर्सिबिलिटी पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यूनिवर्स की एंट्रोपी 100 मतलब ग्रेट ऑलवेज इंक्रीज क्यों करती है, डिक्रीज क्यों नहीं होती। ठीक है, तो आपको इक्वेशन के उससे उसको पता होना चाहिए। तो देखिए आप कैसे बोलेंगे समझाने, अब मैं इसमें समझाने का तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, समझाना किस तरीके से है, किस तरीके से है। तो देखिए आप सेकंड लॉ क्या बोलेंगे, सर ये जो है दो स्टेटमेंट होते हैं, एक केल्विन प्लांक होता है, एक क्लॉसियस होता है। ये और ये जो है हमारा उस पर क्या नाम है, क्वालिटेटिव लॉ है, और ये हमारी एंट्रोपी को शो करता है। मतलब आप इस तरीके से समझाएंगे, बट ये भी एक सही तरीका है, ये गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, गलत नहीं है, ये भी सही तरीका है बिल्कुल। ठीक है, बट आपको सिर्फ क्या पूछा था उसने, सेकंड लॉ। तो आपको क्या बोलना है, अब मैं आपको, अब जो बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पूछा उसने सेकंड लॉ, व्हाट इज सेकंड लॉ। ठीक है, तो सेकंड लॉ में आपको बोलना है स्टेटमेंट पहले। ठीक है, जो सेकंड लॉ का आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो बोलना है सिर्फ ओनली। और उसके बाद ये बोल देना है सर इसके ना दो स्टेटमेंट होते हैं, टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, जब तक वो स्टेटमेंट के बारे में ना पूछे, और नाम बोल देना केल्विन प्लांक क्लॉसियस, जब तक वो उनका एक्सप्लेनेशन ना पूछे तब तक आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना। ठीक, तो इससे अब देखिए आप सोचें कि सिर्फ मैं स्टेटमेंट दे दूं तो भी पूरा नहीं है, क्यों, क्योंकि वो कभी कभी ये सोचेगा कि नहीं यार सामने वाले ने इसको पता नहीं हो सकता, इसीलिए इसने केल्विन प्लांक और क्लॉसियस का नाम नहीं लिया। तो आपको जहाँ 5 नंबर मिलने होंगे ना, वहाँ वो आपको 3 नंबर ही देके जाएगा, क्योंकि आपने ये नाम नहीं बोले हैं। आप इनका नाम बोल देंगे, तब वो अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछता है तो आप बताइए, लेकिन आप नाम ना बोलें, ये मेरे हिसाब से थोड़ा अधूरा हो जाएगा। तो इस चीज़ों का याद रखिए कि कौन सा पॉइंट कब बोलना है और कितना बोलना है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मेरे हिसाब से ये एक लाइक अ डेमो था कि किस तरीके से आप वहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को। अब मैं आपको बेसिक की बात करता हूँ कि बेसिक देखिए क्या होता है।
बेसिक की बात करते हैं कि आप बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि बेसिक के अंदर मतलब कितना बेसिक, कितना आना चाहिए हमें। तो देखिए बेसिक का मतलब ये होता है कि जो आपके नोट्स में लिखा है, ठीक है, जो आपके नोट्स में है वो आपको आना चाहिए। इट इज़ बेसिक, वो आपका बेसिक है। ठीक है, आप उसमें सोचें कि ऐसे तो मेरा इक्वेशन भी बहुत आती हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब, हाँ वो बेसिक ही है, वो आपको आना ही चाहिए। जो एक्स्ट्रा इंटरव्यू के लिए होता है ना, वो नोट्स में से कहते हैं ना एक तरीके से छाँट के निकाला जाता है। वो एक तरीके से फ़िल्टर क किया हुआ चीज़ है, ठीक है? फ़िल्टर्ड मटेरियल जो है वो अलग है, नोट्स आपका अलग है, ठीक है? तो नोट्स के अंदर बेसिक आता है और फ़िल्टर किया हुआ जो है वो अलग है, वो एडवांस, ठीक है? तो इंटरव्यूअर मैं आपको बता दूँ, इंटरव्यूअर कुछ नहीं करता, सिर्फ़ बेसिक से ही पूछता है। जो नोट्स हैं, आपके नोट्स से ही पूछता है। क्वेश्चन कब क्रॉस होता है? अगर आप बेसिक बता गए, पहले वो बेसिक से चालू करेगा, ठीक है? बेसिक से चालू करेगा। अगर आप बेसिक को बता गए कि हाँ ठीक है सर, ये बेसिक में ऐसे करके ये चीज़ें, कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझा दिए, फिर उसके बाद जो है वो फ़िल्टर्ड वाले सब्जेक्ट में जाएगा, फ़िल्टर्ड में जाएगा, ठीक है? मीन्स जो आपने पढ़ा, मतलब पढ़ा है लेकिन आपको थोड़ा उसमें सोचना पड़ रहा है, मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच पर जाएगा वो वहाँ से, ठीक है? प्रैक्टिकली अप्रोच पर जाएगा। तो वो प्रैक्टिकली अप्रोच आपको अंदाज़ा, अगर आपको नहीं भी पता हो, वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो। अगर आपको पता है तो आप ये भी बोल सकते हैं, सर जितना मैं सोच पा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, उस हिसाब से आपको बता देना है। लेकिन अगर बेसिक में आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं सोच पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, ये आप सोच नहीं सकते, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है? तो कुछ-कुछ वो वर्ड मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा याद रखना है। और किसी भी टॉपिक को ना तुरंत ही मना नहीं कर देना है कि आपको नहीं आता है। आपको एटलीस्ट कोशिश तो करनी है एक। देखिए, नहीं बताएँगे, बिल्कुल जो बिल्कुल ही अलग है, तो आप नहीं जानते हैं, तुम बिल्कुल मत बताइए। रॉकेट साइंस के बारे में पूछे तो नहीं जानते हैं, तो मत बताइए। लेकिन जो आपको आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, आप हाँ करिए, सर हाँ बिल्कुल आता है मुझे। जितना आता है आप उतना बताइए कम से कम। ठीक है? तो आधा-अधूरा भी आता है तो भी कोशिश कीजिए, सर मैं कोशिश कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ आगे के कुछ ज़रूरी पॉइंट आपको क्या-क्या याद रखने हैं। देखिए मेन जो सब्जेक्ट का डिस्कशन आता है कि लड़के चूज़ करना चाहते हैं क्या-क्या सब्जेक्ट बोलें। तो मेरा जो आइडिया कहता है, देखिए बेसिक थर्मोडायनामिक्स सबका फ़ेवरेट है, सबका ही फ़ेवरेट है, ठीक है? अब मेन चीज़ आती है, ये तो आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है? दूसरा सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं आईसी इंजन। ठीक है? क्यों? भले ही ये प्रैक्टिकली अप्रोच पर जाता है लेकिन आरएसी से बहुत आसान है, कंपेयर टू आरएसी ये बहुत आसान है। तो आरएसी प्रैक्टिकल है लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है? तो आईसी इंजन आप बोल सकते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है, आप सोम तो बोलना ही बोलना है आपको, ठीक है? सोम तो बोलिए ही बोलिए, क्योंकि सोम नहीं बोलेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, ये मैं जो बता रहा हूँ फ़ेवरेट के हिसाब से आप बोल सकते हैं, और एक आप बोल सकते हैं एफएम। देखिए सब, वैसे तो लोग कहते हैं कि 4 मेरे फ़ेवरेट हैं। ठीक है, 4 या 5 बोलते हैं। लेकिन जो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, आप वहाँ पर सिर्फ़ एक सब्जेक्ट भी बोल देंगे ना कि सर आई लाइक थर्मोडायनामिक्स, ओनली थर्मोडायनामिक्स, तो भी आपको कोई रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए फ़ेवरेट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझिए, फ़ेवरेट क्या सब कुछ हो जाएगा फ़ेवरेट। आपको वॉलीबॉल खेलना पसंद है, ठीक है? तो क्या क्रिकेट भी खेलना पसंद आ जाएगा? नहीं आएगा ना। आपको वॉलीबॉल पसंद है मीन्स वॉलीबॉल पसंद है। चीज़ एक ही फ़ेवरेट होती है। 4-4 चीज़ें फ़ेवरेट में नहीं आती। कहने के लिए होता है कि 4 चीज़ें फ़ेवरेट हैं सर मेरी, नहीं, होती एक ही फ़ेवरेट है। ठीक है, आप बोल सकते हैं वहाँ पर। तो आप अगर नहीं लगता है आपको कि नहीं मेरे 4 मुझे नहीं बोलने चाहिए, आप 3 बोलिए, आप 2 बोलिए, ठीक है? लेकिन अगर आप 2 बोल रहे हैं, तो आपको 2 की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है? तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ज़्यादा सब्जेक्ट बोलने का फ़र्क फ़ायदा यही रहता है कि अगर आप एक में फँसते हैं, तो आप दूसरे को सँभाल सकते हैं, दूसरे में फँसते हैं, तो तीसरा सँभाल सकता है। इसीलिए लोग जो है ज़्यादा सब्जेक्ट बोल के चलते हैं। ताकि वो एक दूसरे से फँस ना पाएँ, ठीक है? एक बोलेंगे तो वो एक में ही इतना डीप में चला जाएगा कि आप फँस जाएँगे और आपका वहाँ तगड़ा फँसा लेगा। वो फँसाने, क्योंकि वो साइंटिस्ट है भाई, साइंटिस्ट है तो आपको फँसा ही लेगा। मान लीजिए बेसिक थर्मोडायनामिक्स पूछने लगा तो तगड़ा पूछ लेगा उसमें से। इसीलिए अगर मान लीजिए नहीं बता पाते तो वो कम से कम जंप होके दूसरे सब्जेक्ट में आ जाएगा, दूसरे से पूछेगा, क्योंकि उसको भी वो चाहता है कि आप सेलेक्ट हों, ठीक है? इसलिए। और अब मैं बात करता हूँ कि देखिए सब्जेक्ट तो ये तो हो गए, लेकिन कुछ-कुछ सब्जेक्ट आपको पढ़ के ही जाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सोम, सोम से रिलेट करेगा एचएमटी, एचएमटी से रिलेट करेगा
मटेरियल साइंस, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट तो आपस में इंटर रिलेट हैं ही, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये आपस में इंटर रिलेशन मतलब रिलेट होंगे ही होंगे। इससे आप रिलेट कर सकते हैं उसको थ्योरी ऑफ मशीन को, सॉरी थ्योरी ऑफ मशीन को। और इसी के साथ में आप जो है रिलेट कर सकते हैं फ्लूइड मशीनरी को। फ्लूइड मशीनरी और एचएमटी ये आपस में ये भी इंटर रिलेटेड है। तो ये सब्जेक्ट जो है इंटर रिलेटेड है आपस में, आपको ये तो पढ़ के जाने ही जाने हैं। सोम में खासकर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। मैं आपको बता दूं सोम में जो है मेन पहला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी के थ्योरी के मेन चीज़ आपको स्ट्रेस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ स्ट्रेस, ये अगर अच्छे से आता है, इसके बारे में आपको पता है चीज़ें, आप इसको समझ पा रहे हैं, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आने लगेंगी। कौन से टाइप के स्ट्रेस हैं, हर तरीके का स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तरीके से पढ़ के जाना है, चाहे थर्मल हो चाहे कंबाइंड हो, कोई भी तरीके का हो, ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए। तो सोम में स्ट्रेस को अच्छे से देख लेना, क्योंकि स्ट्रेस के ऊपर भी आपको फंसा देगा, ठीक है। सोम के अंदर ही हो गया। अब मैं बात करता हूँ एचएमटी। तो एचएमटी में मेन उसका जो उनका जो फेवरेट रहता है कंडक्शन, कन्वेक्शन से कम पूछेंगे, कंडक्शन और आपका हीट एक्सचेंजर। कंडक्शन और हीट एक्सचेंजर इनको तो पढ़ ही लेना बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपसे पूछेंगे। तीसरा अगर मैं आपको मटेरियल साइंस के ऊपर बताऊँ तो आयरन कार्बन, ठीक है। आयरन कार्बन हो गया, आयरन कार्बन फेज डायग्राम हो गया, ट्रिपल डी डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, आयरन कार्बन पढ़ लेना है, ठीक है। फेज प्रॉपर्टी पढ़, जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट्स पढ़ लेने हैं, बाकी इसमें से कोई ज़्यादा खास पूछा नहीं जाएगा। फ्लूइड मशीनरी से कंप्रेसर तो कम, लेकिन हाँ कंप्रेसर पूछ सकते हैं, लेकिन पंप से ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो पंप्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम क्या है उसके, ये सब चीज़ें आपको पंप वगैरह फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़नी ही पड़ेंगी। प्रेशर, प्रेशर हो गया, ठीक है। और आपका बाउंसी हो गया, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर क्या है, बाउंसी से रिलेटेड, ठीक है। ये चीज़ें आपको डायनेमिक्स, डायनेमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, डायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डायनेमिक्स वाला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही 100% पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने आपको बता दिया। अभी कौन सा सब्जेक्ट बचता है, बेसिक थर्मो। बेसिक थर्मो में आपको लॉज ही पता है ना, तो बहुत अच्छा है। आप लॉज याद रखिए, अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि लॉज में ही आपको फंसा देगा तगड़े तरीके से। तो लॉज आप बहुत अच्छे से याद रखिए, कौन कौन से लॉ हैं क्या है, ठीक है। एंट्रोपी याद रखिए, एंट्रोपी जनरेशन याद रखिए, ठीक है। जनरेशन क्या होता है, अवेलेबिलिटी एनर्जी क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी वगैरह ये सब। और एक और टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसमें क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट पर इतना फंसाता है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से ही पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी आईसी इंजन में तो पेट्रोल डीजल के ऊपर ही है, बाकी आपको देख लेना है। तो मेरे हिसाब से जो जो मुझे मेन टॉपिक थोड़ा लग रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आप इन टॉपिक को जो है देख के जा सकते हैं। बाकी अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक पूछ सकता है, कौन कौन से कहते हैं ना कि हेडिंग हैं उनके, जैसे फिन हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया, ठीक है। कंडक्शन कन्वेक्शन हो गया, अनस्टडी हीट एक्सचेंजर हो गया, बायोट नंबर, कौन कौन से नंबर इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, तो वो मेरे पास है। अगर आपको ज़रूरत हो मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।